नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग आज दो तीन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। खास तौर से ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से आज स्टेटमेंट दिया, बीएसएफ के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, खास तौर से उन्होंने कंसंट्रेट किया जो नागालैंड में एक दुर्घटना घटित हो गई। हालांकि दुर्घटना उसको कहना भी ठीक होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि 11 सिविलियंस की मौत हो गई। वो बीएसएफ की नासमझी की वजह से, बीएसएफ के कंफ्यूजन की वजह से। इस बात को लेकर गृह मंत्री का स्टेटमेंट भी आया है, देश से माफ़ी मांगी है, इंक्वायरी कमीशन सेटअप हो गया है। बीएसएफ उसमें बड़े भारी स्तर पर फंस सकती है। ठीक है, चूंकि गलती मान ली है, ये मान लिया गया है कि वो गड़बड़ हुआ है वहाँ। अब जो 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ा दिया गया था, यानी कि 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दायरे को बीएसएफ के कंट्रोल में ले आई थी केंद्र सरकार और ऑर्डर कर दिया था। उस ऑर्डर के खिलाफ ममता बनर्जी लगातार लामबंदी कर रही थी। वो पंजाब के साथ लामबंदी कर रही थी, वो दूसरे स्टेटों के साथ कर रही थी, कम्युनिस्टों को लाकर खड़ा कर दिया था। लगातार वो कह रही थी कि फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन है। अब ये फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन वो कह रही थी, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन सिक्योरिटी का तो उल्लंघन नहीं हो सकता, क्योंकि सिक्योरिटी तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर बांग्लादेश बॉर्डर पर, जो लगभग 2200 किलोमीटर का बॉर्डर बंगाल से लगता है बांग्लादेश का, उस बॉर्डर को बांग्लादेश की से जो होती गड़बड़ियां हैं, जो तस्करी है, जो बांग्लादेशियों की एंट्री है भारत में, या फिर जो एंट्री रोहिंग्याओं की वहाँ से है, या इलीगल तत्वों की एंट्री है, तो वो लोग जो बांग्लादेश से आकर हिंदुस्तान में बस गए, बंगाल में जिन्होंने बोट बनवा लिए, बंगाल में वो डिस्टर्बेंस करते हैं, बंगाल में सरकार ममता की बनवाते हैं, इन लोगों को क्रॉस चेक करने का अधिकार बीएसएफ को दे दिया गया है। यानी कि बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर बीएसएफ को ये राइट है कि वो चेकिंग कर सकता है। और ऐसे इमिग्रेशन एक्ट में, इमिग्रेशन लॉज में, या इंडियन पासपोर्ट एक्ट में, या फॉरेनर्स एक्ट की पावर उनको दे रखी है, या इलीगल इमिग्रेशन को क्रॉस चेक करने की पावर दे रखी है। इस पावर को इस्तेमाल करते हुए वो लोगों से उनकी आइडेंटिटी पूछ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, और अगर हिंदुस्तान के रहने वाले हैं तो वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाइए, नहीं तो हम उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेंगे। परिणाम ये निकलेगा कि जो लोग रोहिंग्या या बांग्लादेशी उस क्षेत्र में बसे हुए हैं, बॉर्डर से जस्ट क्रॉस किया और इधर बस गए, उनको बीएसएफ चेक कर लेगी, और क्रॉस चेक करने के बाद उनके डिप्यूटेशन का प्रोसेस शुरू हो सकता है। दूसरा, गौ तस्करी भी होती है उस बॉर्डर से, तो गाय जो बांग्लादेश में बेची जाती हैं उनको भी बड़े स्तर पर बीएसएफ क्रॉस चेक कर सकती है। ये सब कुछ जब चल रहा है, तो ममता बनर्जी ने आज बंगाल में एक स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि पुलिस बीएसएफ को कहीं पर भी घुसने ना दे, अपना बॉर्डर, अपना एरिया क्रॉस ना करने दे, जब तक कि वो परमिशन ना ले ले राज्य सरकार से। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीएसएफ राज्य से परमिशन लेगा कि हम एरिया में घुसें कि ना घुसें, जबकि ऑलरेडी केंद्र सरकार ने 50 किलोमीटर का दायरा फिक्स कर दिया है। 50 किलोमीटर का दायरा फिक्स करने के बाद अब क्या राज्य सरकार की पुलिस को ये अधिकार होगा कि बीएसएफ को ना घुसने दे? अब ममता बनर्जी तो ऐसे ही कह रही है, अभी तक तो वो कह रही थी कि फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन है, केंद्र हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है। अब वो इस बात पर उतर आई है कि पुलिस बीएसएफ से लड़े और पुलिस और बीएसएफ का क्लैश हो। अब पुलिस बीएसएफ का क्लैश होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि जो इलीगल इमिग्रेशन है, जो इस्लामिक इमिग्रेशन है, जो डिस्टर्बेंस कर रहा है वहाँ पर, वो सारा पुलिस के साथ खड़ा हो जाएगा, बीएसएफ को अकेला छोड़ दिया जाएगा। पुलिस अगर इनिशिएट करेगी तो बीएसएफ के ऊपर हमले हो जाएंगे, बीएसएफ के ऊपर हमले होंगे तो फिर जाहिर सी बात है केंद्र और राज्य का क्लैश होगा, स्थिति आगे बढ़ेगी, जो भी हो। लेकिन ममता बनर्जी फेडरल स्ट्रक्चर के नाम पर केंद्र की जो अक्षुण्ण शक्तियां हैं, यानी कि जो यूनिटरी स्ट्रक्चर भारत का है, वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी स्ट्रक्चर को वो भंग करना चाहती है, और वो ये बताना चाहती है कि अब बंगाल एक्सक्लूसिव है, बंगाल अलग से एक देश है, एक राज्य है, बंगाल की तरफ कुदृष्टि मत डालना, और बंगाल तो मैं ऐसे ही चलाऊंगी, बांग्लादेशियों के साथ मिलाकर चलाऊंगे। जैसे बांग्लादेश कभी बना, वैसे वो बंगाल को भी अलग देश बनाना चाहती है।
हालांकि मैं लगातार कहता आया हूं कि ये उनके झांसे में फंस रही है। ये इस्लामिक कैरेक्टर है, ये कभी किसी का सगा नहीं होता, अपने अपने अपनों का सगा नहीं हुआ। वसीम रिजवी वाला प्रकरण मैंने पूरा बताया था, आपने वो सुना भी होगा मेरा लेक्चर, जिसमें वसीम रिजवी को जवाब देने के बजाय, मुस्लिम कम्युनिटी ने उनके सवालों के जवाब देने के बजाय उनको मारना, उनके खिलाफ फतवे निकाले, उनकी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, जब वो अपनी ही कम्युनिटी को, यानी कि जब प्रॉफिट मोहम्मद के जो सगे देवते, यानी कि उनकी बेटी, उनका दामाद, जो उनका चाचा भाई भी था, और उनके बेटे अली, अब हसन और हुसैन, इनकी हत्याएं कर दी हों, जो मोहम्मद के परिवार को नहीं छोड़ता वो आपके परिवार को कैसे छोड़ सकता है? ये सवाल सबको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ममता को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो राजनीति करने का प्रयास कर रही हैं और आपको लग रहा है कि वो आप अलग देश बना लेंगी, उसमें आपको ये विचार करना ही होगा कि इसमें आप सफल नहीं हो सकती। चूंकि इसमें आप सफल नहीं हो सकती, इसलिए राष्ट्र हित में कुछ सोचना चाहिए, एक बात ये आती है। दूसरी बात एक बड़ी, इसको अगर इन दोनों को रिलेट करेंगे तो हमें लगता है कि कुछ हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे। हमारे देश में कम्युनिस्टों के बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन भारत में चल रहे हैं, और सारे के सारे मोस्टली या तो वो बॉर्डर सिक्योरिटी के खिलाफ चल रहे हैं, या फिर वो ह्यूमन राइट के नाम से चल रहे हैं। अब ह्यूमन राइट के नाम से वो लोगों को ये बताते हैं कि पुलिस को, मिलिट्री को, बीएसएफ को, सरकार को, सिस्टम को, भाई ये आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज कर रहे हैं, और उसके नाम से तमाम तरह की रिपोर्टें बनाना, वो रिपोर्टों को पब्लिश करना, पूरे विश्व समुदाय को समझाना, पूरे विश्व समुदाय को अलग अलग तरीके से देश के खिलाफ खड़ा करना, और ये बताना कि भारत में नरेंद्र मोदी सरकार मुसलमानों का और क्रिश्चियनों का ह्यूमन राइट वायलेशन कर रही है। यहाँ तक कि जो गोरेगांव वाला जो जो घटना हमने अर्बन नक्सल्स की देखी है, उस घटना में भी जो लोग भी सुधा भारद्वाज की बात करें या बाकी लोगों की बात करें, वो जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं वो भी जेल में हैं। अभी उनकी जमानतों का नंबर आ रहा है, क्योंकि वो भड़का रहे थे दलित समुदाय को कि भैया आप तो हिंदू नहीं हो, आप लोगों के खिलाफ खड़े हो जाओ। सरकार ने उनको इन्वेस्टिगेशन करके उनके खिलाफ खूब सारे केसेस बना रखे हैं कि आप कम्युनिटी को भड़का कर देश के विरुद्ध खड़ा कर रहे थे। वो मामले कोर्ट में हैं। ये सारा गेम जो लोग कर रहे हैं वो ह्यूमन राइट के नाम से कर रहे हैं, और इस पर फॉरेन फंडिंग खूब चली जाती है। फॉरेन फंडिंग को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने एफसीआरए कानून में संशोधन कर दिया था, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी फंड। वो एफसीआरए कानून में जो संशोधन किया गया था, एफसीआरए कानून में एक व्यवस्था की गई थी, भैया आपको नई दिल्ली में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एसबीआई के ब्रांच में आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, आपको वहां खुलवाना ही होगा, और आपको खास तौर से डिटेल बतानी होगी केंद्र सरकार को कि जो भी पैसा आप विदेशों से लाए हैं वो एफसीआरए के अकाउंट में आकर कहाँ खर्च किया, उसका ऑडिट रिपोर्ट हमको दीजिए कि आपने देश में क्या क्या किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान होगा कि 20,000 से ऊपर एनजीओ एक साथ बंद की गई थी, और लगातार एनजीओ बंद हो ही रही। ग्रीन पीस फाउंडेशन तो एफसीआरए के चक्कर में यहां से भारत छोड़कर भाग ही गया। अब एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो ये ममता जैसे लोगों को समझाती है, जो कम्युनिस्टों को समझाती है, या उनको डेटा प्रोवाइड करती है और इंटरनेशनली उसकी मार्केटिंग करती है भारत के खिलाफ, जिसको लेकर भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन कभी रेजोल्यूशन पास कर देता है, कभी और रेजोल्यूशंस पास हो जाते हैं। इन लोगों को डेटा प्रोवाइड करने के लिए कुछ कुछ एनजीओज भारत में काम करती हैं। जैसे जिस एनजीओ की हम लोग बात कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, CHRI। अब कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव कब 1949 में खुला, उसका हेडक्वार्टर भारत में है और लंदन में है और घाना में है, यानी कि भारत, यूके और घाना, ये 3 जगह उसके हेडक्वार्टर है। जो पहला हेडक्वार्टर खोला वो भारत में ही खोला। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मतलब वो होता है, वो नेशंस हैं जिनमें ब्रिटेन का कभी कब्जा था, और जो इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत, इंटरनेशनल पॉलिसी मतलब यूएनओ ने जो पॉलिसी बनाई कि सारे देशों को आज़ाद करना पड़ेगा, उपनिवेशवाद खत्म करना पड़ेगा, वो छोटे छोटे सारे देश, उनको मुक्त कर दिया गया, भारत भी उसमें मुक्त हुआ।
आंदोलन सभी में छोटे बड़े चल ही रहे होंगे। तो जो मुक्ति हुई, उस मुक्ति के बाद कॉमनवेल्थ नेशंस में जो नई सरकारें बैठी, वो ह्यूमन राइट वायलेशन ना करें। अब अंग्रेज सोच कर देखिए कि जब तक आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता भारत में बैठे थे, वो सिर काट रहे थे, ह्यूमन राइट वायलेशन की कोई बात नहीं आई। जब क्रिश्चियन आक्रांता भारत में बैठे थे और वो खूब सारा खेल कर रहे थे, हालांकि हमारे यहाँ कोशिश ये की गई क्रिश्चियन आक्रांताओं को अंग्रेज कहा गया, क्रिश्चियन नहीं कहना उनको, उनको अंग्रेज कहना, ताकि वो रिलीजियसली कनेक्ट ना हो और ये ना पता लगे कि भारत में क्रिश्चियनों ने क्या अत्याचार किए 250 वर्ष 300 वर्ष जो भी उन्होंने शासन किया। तो मैं उनको कहता हूं वो क्रिश्चियन इन्वेशन था। क्रिश्चियन इन्वेशन के दौरान लोगों को फांसी लगा दी जाती थी, जलियांवाले बाग हत्याकांड हो जाते थे, सीधा सीधा खड़े रोड पर खड़े होकर गोली मार दी जाती थी, जबरदस्ती के मुकदमे होते थे और खूब मारा पीटा जाता था। वो भी ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं था। आप देखिए वो ह्यूमन राइट वायलेशन। अब इंग्लैंड या यूके जब यहां से जा रहा है तो भारत में ऑर्गेनाइजेशन बनती है कि भाई कॉमनवेल्थ नेशंस का ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ह्यूमन राइट इंडेक्स क्या कहता है। हेडक्वार्टर भी दिल्ली में बनाया जाता है। लंबे समय से वो पूरे विश्व के जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उनको अपना मेंबर बनाए हुए वहां इन्वेस्टिगेशन करवाता है, वहां इंक्वायरी करवाता है, या जो भी ड्रामा करता है वो वहां से सब जगह से रिपोर्टें रखकर एक रिपोर्ट पब्लिश करता है साल में कि ह्यूमन राइट इंडेक्स संसार में कहाँ है, कितने लोग इमिग्रेट करते हैं, कितने लोगों को खाने का खाना नहीं मिलता, कितने लोगों को पानी नहीं मिलता, कितने लोगों को बिस्तर नहीं मिलता, कितने लोग ठंड में मर जाते हैं, कितने लोगों को सरकार अत्याचार करती है, ह्यूमन राइट भारत में क्यों नहीं डेवलप हो पाए। ये बहुत सारे विषय ये लगातार आते रहते हैं और इन पर विश्व पटल पर हमारे खिलाफ खूब सारी योजनाएं बनती हैं, विश्व पटल पर हमारे खिलाफ खूब सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं और बताया जाता है कि भारत भाई ह्यूमन राइट वायलेशन का, तब उस ह्यूमन राइट वायलेशन करने वाले देश के खिलाफ कभी यूएस बोलना शुरू करता है, तो कभी यूके बोलना शुरू करता है, तो कम्युनिस्ट तो हमारे यहाँ के खूब चिल्लाते ही रहते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव है CHRI, इसको कैसे रोका जाए। FCRA का कानून बनाए रखा था, केंद्र सरकार ने क्या किया कि इस पर बैन लगा, इसको FCRA अकाउंट इसका सस्पेंड कर दिया। यानी कि आप यहां पर काम करिए, भारत के लिए काम करिए, भारत में खूब सारा ह्यूमन राइट का काम करिए, लेकिन पूरे विश्व के लिए भी करिए, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन जो फॉरेन फंडिंग तुमको होती है वो फॉरेन फंडिंग हम रोक रहे हैं 6 महीने के लिए। एज पर FCRA एक्ट, वो सेक्शन 13 में केंद्र सरकार को पावर है कि अगर उसको जरा सी भी कोई गड़बड़ी दिखाई पड़े और इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा हो कि क्या गड़बड़ हो रही है, तब 180 दिन के लिए अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने 180 दिन के लिए अकाउंट सस्पेंड कर दिया। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में जब केस फाइल हुआ तो हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस कर दिया। केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी प्रेजेंट हुई। उनको ये कहा गया कि भाई जो FCRA ये जो CHRI है वो ये कहती है कि हमारे FCRA अकाउंट सीज करने से पहले हमको नोटिस नहीं दिया गया, हमको अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया गया, हमको बताए कि क्यों अकाउंट बंद कर दिए गए और सीधा ऑर्डर कर दिया गया कि आपके अकाउंट 180 दिन के लिए सीज किया जाता है। इनका कहना है कि हमारे पास यहाँ भारत में 40 एम्प्लॉई हैं, इनकी हम सैलरी कहाँ से निकालेंगे, इनको हम कैसे मैनेज करेंगे, ये बहुत सारे बातें करते हैं वो कि भाई हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे हमको। अब सवाल ये पैदा होता है जब भारत में ही सबसे पहला हेडक्वार्टर बना या भारत से ही शुरुआत हुई तो विदेशों से फंडिंग लेने की आपको क्या जरूरत है। भारत में बैठे 40 लोग विदेशों से फंडिंग क्यों लेंगे ह्यूमन राइट के लिए, और क्या उनका इंटरेस्ट है। खैर भैया जो कुछ भी हो, इंटरनेशनल लॉ है कि आप ले सकते हैं एनजीओ, लेकिन FCRA कानून के तहत केंद्र ने जो सीज किया उसमें उन्होंने लिखा कि आपने अपने एक अकाउंट की तो डिटेल ही हमको नहीं दी। पहली बात यानी कि जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा या जो आपने डिटेल दिया ऑडिट रिपोर्ट, उसमें एक अकाउंट आपने मेंशन ही नहीं किया, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो पैसा आपके पास आता है FCRA के तहत उसको ऑडिट रिपोर्ट आपने हमको पूरी नहीं दी, ऑडिट रिपोर्ट में भी कुछ अकाउंट एब्सेंट है, इसलिए हम उसको बैन करते हैं। इसलिए हम आपको 180 दिन के लिए इन्वेस्टिगेशन बिठाते हैं और 180 दिन के लिए आपके अकाउंट को सीज करते हैं।
वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने नोटिस किया। आज हाई कोर्ट ने नोटिस करते हुए ये कहा था कि भाई वो एफसीआरए का जो नोटिस है और एफसीआरए का जो रिपोर्ट है वो हमारे अदालत में प्रस्तुत करिए। आज केंद्र सरकार की तरफ से जब रिप्रेजेंटेशन हुआ तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात है, हम आपको एफसीआरए कानून के तहत जो हमारे इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है कि क्यों ऐसा किया गया वो हम आपको नेशनल सिक्योरिटी में नहीं दे सकते, वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अब बात तो ये आती है कि जो ह्यूमन राइट इनिशिएटिव को पैसा गया, यानी कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव को पैसा गया, जो ह्यूमन राइट की बात करता हो उस पर ये क्यों बैन लगाना? क्या ऐसा उसने कर दिया होगा? मैंने आपको पीछे पृष्ठभूमि बताई कि भाई ये जो बॉर्डर एरिया में, जम्मू कश्मीर में, केरला में, बंगाल में, और ये जो ममता बनर्जी कह रही है कि वो बीएसएफ को अंदर मत घुसने देना, तुम्हारे जनता के अपने फंडामेंटल राइट हैं, सिविलियंस के अपने फंडामेंटल राइट हैं, उनको फंडामेंटल राइट जो समझाने का प्रयास लगातार ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो केंद्र ने कहा कि भाई सेक्शन 13 में हमको सस्पेंड करने का राइट, हमने टर्मिनेट तो नहीं किया, हमको सस्पेंड करने का राइट था, हमने 180 दिन के लिए इसको सस्पेंड कर दिया है, आप विदेशी फंडिंग नहीं ले सकते, और आपने अकाउंट क्यों नहीं दिखाए, आपके अकाउंटों में क्या गड़बड़ है, इस पर हमने इन्वेस्टिगेशन बिठा रखा है। वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता तो लेट अस सी कि क्या करना है। कंपनी का कहना है, यानी एनजीओ का कहना है कि जब हम हमारे पीछे पड़ गए, हम विदेशों से पैसा लेकर मौज मार रहे थे, हम यहाँ पर डिस्टर्बेंस, मतलब उनका कह वो मुंह से नहीं कहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो यहाँ मौज मार रहे थे, डिस्टर्बेंस के लिए पैसा वहाँ से आ रहा था, खूब 40 एम्प्लॉय यहाँ खूब घुमा घुमा कर रिपोर्टें बना रहे थे और विश्व पटेल को उल्टा सीधा समझा रहे थे भारत के खिलाफ। वो सब आप क्यों रोक सकते हैं? आपने क्यों ऐसे रोक दिया? इसलिए उसको खोला जाए। मुझे लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो केंद्र ने इनिशिएट किया है, यानी कि ग्रीन पीस यहाँ से भाग गया, बहुत सारे एनजीओज यहाँ से भाग गए जो ह्यूमन राइट के नाम से दुनिया भर के षड्यंत्र भारत में रचते थे, वो यहाँ से भाग गए, या तो उनके अकाउंट सीज कर दिए गए, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया गया, उनके ऊपर मुकदमे चल 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 रहे हैं। जो जो गड़बड़ जिस जिस प्रकार की कर रहा था, उस सभी प्रकार की गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए केंद्र ने स्टेप लिया। अब जो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ममता बनर्जी वाली बात है। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ केंद्र अगर नहीं करता है तो भी देश उनको माफ़ नहीं करेगा। हाँ, आपकी विदेशी फंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन में जो मिलेगा वो देखेंगे। लेकिन मुझे लगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि देश में केंद्र की सरकार इस समय कितनी सख्ती से पेश आ रही है। अगर एक अकाउंट मेंशन नहीं किया और आपके ऊपर शक है, क्योंकि कानून के दायरे में ही एक्शन लिया जा सकता है, वैसे एक्शन नहीं लिया जा सकता, तो कानून के दायरे में वो एक्शन लेने के लिए केंद्र सरकार ने ये सब कुछ किया है। अब ममता को क्या जवाब देती है, और हाई कोर्ट ने अभी 1 हफ्ते का टाइम फिर से दिया है और ये कहा है कि या तो वो जो आपने पहले हमने नोटिस किया था उसको आप हमारे यहाँ अदालत में फिर से लगाइए और फिर से बताइए कि भाई ये हो सकता नहीं हो सकता, क्यों ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और क्यों ये कॉन्फिडेंशियल है, इस बात का मुझे जवाब दीजिए। इस पर फिर से नोटिस किया, 1 हफ्ते का टाइम दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।